नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साथ ही साथ एमबीबीएस होल्डर्स के लिए एक वैकेंसी निकाली हुई है। और ये जो वैकेंसी है आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सभी के लिए, सभी ब्रांच वालों के लिए आई हुई है। तो आज के इस वीडियो हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा है वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको स्टील प्लांट बर्नपुर का है। और देखिए, कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं हम तो सबसे पहले उसका एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान देते हैं। तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ये है दोस्तों, DR 2022/1। ठीक है, तो इसमें सेल में जो वैकेंसी आई हुई है दोनों कैटेगरी के लिए आई हुई है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों पोस्ट के लिए। तो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बात करते हैं। तो फिर देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन के लिए वैकेंसी आई हुई है और कुल मिलाकर के 6 वैकेंसी हैं। 5 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर हम लोग वहीं बात करें मैनेजर पोस्ट के लिए, ठीक है, तो मैनेजर पोस्ट के लिए कुल मिलाकर के 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं और चारों के लिए एक एक वैकेंसी आई हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी है। जैसे मैकेनिकल के लिए एक वैकेंसी है, केमिकल के लिए एक वैकेंसी है, मेटलर्जी के लिए एक वैकेंसी है और सिरेमिक डिपार्टमेंट के लिए एक वैकेंसी है। और मैनेजर मैकेनिकल ब्रांच से अगर हम लोग, ये एक वैकेंसी एसटी ब्रांच में अभी यहाँ एसटी कैटेगरी के लिए आई हुई है। केमिकल में ये वैकेंसी जो है दोस्तों वह ओबीसी के लिए है। और मेटलर्जी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी एससी के लिए है और सिरेमिक में ये वैकेंसी ओबीसी के लिए है। ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो मेडिकल ऑफिसर में कुल मिलाकर के 5 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे दे सकते हैं आप दोस्तों। और इसका जो ग्रेड है वह EN है। और इन 5 वैकेंसी में दोस्तों ये 2 एससी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है। और सभी जिसमें देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है, ऊपर भी दिया था यहाँ पे। तो ये जिसमें स्टार मार्क है दोस्तों वह बैकलॉग वैकेंसी के अंतर्गत आएगा। बैकलॉग वैकेंसी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और अब हम लोग बात आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगली वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंदर वह है कंसल्टेंट के लिए। उसका ग्रेड जो है दोस्तों वह E3 है और इसमें कुल मिलाकर के 10 वैकेंसी आई हुई हैं। कंसल्टेंट के लिए इतने डिसिप्लिन में वैकेंसी दोस्तों आई हुई हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। और सब में एक एक वैकेंसी है, अलग अलग कितना कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है उसके बारे में भी यहाँ बता दिया गया है। और जिसमें स्टार मार्क है, ठीक है, वो सब बैकलॉग वैकेंसीज हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत ITI और डिप्लोमा होल्डर दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिज के लिए, ठीक है ना, जिसकी कैटेगरी S3 है और इसमें टोटल 73 वैकेंसीज हैं। देखिए, डिसिप्लिन के बारे में भी यहाँ बता दिया है कि डिसिप्लिन वाइज कितने, डिसिप्लिन और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल और सिरामिक डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हुई हैं और कितनी वैकेंसियाँ हैं वहाँ पे ये बताया गया है। और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी कि जो ITI होल्डर्स के लिए है उनके लिए है। अभी क्वालिफिकेशन नीचे बताया जाएगा, फिर भी मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि डिसिप्लिन ITI में आपकी जो डिसिप्लिन होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और डिसिप्लिन वाइज मतलब ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, एक और वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए, जिसका ग्रेड S3 है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए, जिसका ग्रेड S1 है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम लोग टेक्नीशियन के रूप में बॉयलर ऑपरेशन के बारे में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें टोटल 13 वैकेंसीज हैं। और अटेंडेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि आपकी जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आपको जो मिलना है उन रिजर्वेशन के बारे में कब से लागू होना है। ठीक है ना, किन किन लोगों के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। तो बाय द वे सब चीज़ें आप लोग ध्यान दें, वो तो आप लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन ये पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी जो, जैसे कि ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, मतलब कहने का मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट है या EWS सर्टिफिकेट है या कोई और सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2022 का होना चाहिए या 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि अभी आप लेटेस्ट बनवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो 1 अप्रैल 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए। अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसमें 6 वैकेंसी थी, मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर है। ठीक है, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह है बीटेक, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आप लोग इतने, बाय द वे अगर आपकी ब्रांच है या ट्रेड है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है बीटेक में वो 65% होनी चाहिए। और SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए यह क्राइटेरिया 55% है। इन सब के साथ साथ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। तो आपके पास एक
सेंट्रल या फिर स्टेट बॉयलर बोर्ड के द्वारा बॉयलर ऑपरेशन में इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मैनेजर मैकेनिकल के लिए एक वैकेंसी थी, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट हुआ 35 ईयर है, और इसमें भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक होना चाहिए, और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है, कम से कम 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें केमिकल मैनेजर के बारे में बात करें, तो इसमें भी एक वैकेंसी है और 35 ईयर आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए, और इसमें आपके जो बीटेक होना चाहिए, बी या बीटेक, वह केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और इसमें भी कम से कम 7 साल का कंसर्न डिसिप्लिन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें मेटलर्जी डिपार्टमेंट से, तो इसमें भी आपका बी या बीटेक होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो एज परसेंटेज क्राइटेरिया था, वहाँ पे 65% था असिस्टेंट मैनेजर के लिए, लेकिन इन सब में 60% ही है, ठीक है। और SC ST PW के लिए 50% है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो 7 ईयर्स है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैनेजर सिरेमिक्स के बारे में बात करें, तो इसमें भी वही क्राइटेरिया है, आपका जो बीटेक होना चाहिए वो सिरेमिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60% और 50% के साथ, और जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका मिनिमम 7 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग मेडिकल ऑफिसर के बारे में बात करें, जिसके 5 वैकेंसीज हैं, और जो एज मैक्सिमम एज लिमिट है वह 34 ईयर है। आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, इंटर्नशिप के बाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कंसल्टेंट के लिए, यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में दोनों वैकेंसी जाती हैं, ITI और डिप्लोमा होल्डर के बारे में। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी मैकेनिकल ब्रांच के, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 थी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह 28 ईयर है। और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह है मेट्रिकुलेशन, यानी कि हाई स्कूल, और 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वहीं पे और ये दिया है दोस्तों जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए आपके पास ये जो डिप्लोमा है 50% के साथ होनी चाहिए, और SC ST PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं मेटलर्जी डिपार्टमेंट में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, तो इसमें टोटल 14 वैकेंसीज हैं, इसकी भी एज लिमिट 28 ईयर है। देखिए सबके बारे में सेम ही है, बस आपकी ब्रांच अलग है, तो उसमें भी ब्रांच आपकी अलग है। और 3 से मतलब जो आपका डिप्लोमा है वो ब्रांच वाइज होनी चाहिए, और जो हमारे हिसाब से एज क्राइटेरिया है और एक्सपीरियंस वगैरह तो इसमें है नहीं, सब सेम है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपका सेम ही है, पोस्ट नंबर 7 तक। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए, यहाँ पे थोड़ी चेंजेस आ गई हैं दोस्तों। कि अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास हाई स्कूल के बाद 3 साल का जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फर्स्ट क्लास का, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए जरूरी हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि अब देखिए यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, और हाँ यहाँ तक के लिए अगर हम लोग बात करें, तो फिर इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों वो है 28 ईयर, 28 साल आपका होना चाहिए। और हाई स्कूल के बाद आपका ITI या फिर NCVT से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आप लोग इस इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI होना चाहिए। फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर ट्रेड में ITI होना चाहिए। मतलब ब्रांच वाइज या ट्रेड वाइज आपके पास उस ब्रांच में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करते हैं कि यहीं पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए, ठीक है, तो आपके पास इसमें अलग से इसकी क्वालिफिकेशन है। आपके पास जो भी है वो तो हाई स्कूल के बाद ITI होना ही चाहिए, लेकिन सेकंड क्लास में आपका बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिनिमम जरूरी है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो आपके पास सबसे पहले हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल के बाद आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 1 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ने पर दोस्तों यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि आयु में कितनी छूट मिलेगी। देखिए जो जनरल कैंडिडेट के हैं उनका तो बता ही दिया गया है। बाय द वे अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगी। छूट में आयु में छूट 5 साल की होगी। और बाय द वे अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल का छूट मिलेगी आपको, ठीक है। और बाय द वे अगर आपकी PWBD यानी कि दिव्यांग पर्सन है, तो आपकी जो OBC कैंडिडेट के, तो सबसे पहले यहाँ जनरल कैटेगरी में बात किया गया है, तो जनरल कैटेगरी में से बिलोंग करते हो आपको 10 साल की छूट है। OBC वालों के लिए यहाँ पे 13 साल की छूट है, और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 15 साल की आयु में छूट है। और एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के बारे में भी दिया गया है। आगे बढ़ने पर दोस्तों यहाँ पे हमें बताया गया है एमोल्यूमेंट्स और अदर बेनिफिट्स के लिए, यानी कि आपका बेसिक पे स्केल कितना होगा उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में बताया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बहुत वो नहीं है कि जो मैं इसे बताऊँ। और आगे बढ़ने पे यहाँ पे दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी उसी प्रकार से बताया गया है।
नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये आप जो देख रहे हैं वो आपका ग्रेड के अकॉर्डिंग ये बेसिक पे है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बाय द वे अगर आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो सिलेक्शन के बाद सबसे पहले आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको 16, अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है, ठीक है, मैकेनिक मतलब डिप्लोमा के थ्रू गए हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर में पेमेंट है वह 16,100 रुपये होगा और सेकंड ईयर में 18,300 रुपये होगा। और अगर आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है तो आपका फर्स्ट ईयर में 12,900 रुपये होगा और सेकंड ईयर में 15,000 होगा, 15,000 रुपये। मतलब 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एज अ ग्रेड S3 और एज अ ग्रेड S1 रखा जाएगा। फिर आपकी पेमेंट बढ़ करके इतनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इस पॉइंट में देखिएगा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड कंसोलिडेटेड पे, ये जो है कंसोलिडेटेड पे एज मेंशनड अगेंस्ट ईच पोस्ट। On successful completion of 2 years training, they shall be considered for regular placement in S3 and S1 grade respectively, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और उसका S3 और S1 ग्रेड का जो पे स्केल है वो यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए आगे बढ़ने पर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि सबसे पहली चीज़ आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, जो CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे जैसे कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होंगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने पर हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है फीस के बारे में, कि फीस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए कितना फीस लगेगा। बाय द वे अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कहने का मतलब मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर मेडिकल ऑफिसर और कंसल्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कोई आपकी फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये है। और वहीं पे अगर आप SC ST PW या फिर एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस जो है 200 रुपये है। और अगर आप मतलब जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और बॉयलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है। और SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यही फीस 150 रुपये हो जाती है। और वहीं पर अगर हम बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी या फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए, तो आपकी जो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए फीस है वह 300 रुपये है। और SC ST या फिर PWD या फिर एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए दोस्तों यह सिर्फ मात्र 100 रुपये में है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और अब आगे बढ़ने पे यहाँ दोस्तों बताया गया है कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको वेबसाइट सेल की है www.sel.co.in पे जाना होगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आप जा करके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। दोस्तों आगे बढ़ने पे यहाँ बताया गया है कि मतलब जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसके बारे में, जैसे मैनेजर के लिए, कंसल्टेंट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर के लिए और मेडिकल ऑफिसर पे इतने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बारे में बताया गया है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय इसे देख लीजिएगा। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हमने पहले ही बता दिया है कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो फॉर्म अप्लाई होने की जो डेट है वह 20 दिसंबर 2022 यानी कि 20 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसकी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है दोस्तों 10 जनवरी 2023। तो दोस्तों इस फॉर्म के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन पुट अप होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।